चलो, अच्छा पार्ट टू में हमसे कह रहे हैं स्टेट द साइज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द स्काई डाइवर बिटवीन टाइम टी इक्वल्स टू 0 and 12 सेकेंड्स। ये कौन सा टाइम होगा? ये वाला टाइम होगा, ये देखो। 0 से 12 तक। 12 यहाँ पर, ये और ये, यस इसके बिटवीन जो है ऑब्जेक्ट पे एक एयर रेजिस्टेंस लग रही होगी। सही है, वो किसकी इक्वल होगी? कोई बता सकता है? नीचे वेट होगा, ऊपर एयर रेजिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट का बैलेंस फोर्स हो गई। ऐसे ही है यस। भाई। देखो ना, स्काई डाइवर जो है वो क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो एग्जांपल इस तरह लो, फॉर एग्जांपल ये स्काई डाइवर है, मैं इसको एक ब्लॉक डायग्राम पर, इसका मास होगा कुछ ना कुछ 70 kg नीचे मास है इसका। सही है, स्काई डाइवर का मास और वेट, वेट कितना होगा इसका? वेट अभी हमने कैलकुलेट किया, 700 न्यूटन वेट है इसका। तो वेट का यस। डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट हम देख रहे हैं ना, यानी कि एक्सीलरेशन यस। जीरो है। हमने क्या पढ़ा था टर्मिनल वेलोसिटी में? स्पीड कांस्टेंट कब आती है? जब ऑब्जेक्ट पे नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स इक्वल हो जाए, यानी कि एयर रेजिस्टेंस और वेट क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, इक्वल। है ना। तो इस पॉइंट पे जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब W इज इक्वल्स टू एयर रेजिस्टेंस, है ना। तो हमने W कैलकुलेट कर लिया है 700 न्यूटन। तो एयर रेजिस्टेंस भी हमारी क्या होगी? 700 न्यूटन। सही है, क्लियर है ये बात? किस किस को वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, मुझे क्लियर करें, क्योंकि किसी को सुनाई दे रही, किसी को नहीं दे रही। तो अगर किसी को सर सुनाई, ये वाला थोड़ा एक्सप्लेन कर दिएगा, एयर डिस्टेंस वाला। देखो ये एक्सप्लेन हुआ हुआ, तो यहाँ पर मास है, ये स्काई डाइवर है आपका, ये नीचे जा रहा है, यस। तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। वेट कितना है इसका? W इक्वल्स टू mg। ये है इसका वेट, 700 यस। न्यूटन। और हमने क्या पढ़ा है कि स्काई डाइवर पे लगने वाली वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है? जब वेट और रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाए, जब वो अरे टर्मिनल सही वेलोसिटी से है। जा रहा होता है ना। तो समझ गया समझ गया। 0 से 12 सेकेंड्स तक क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड है, जीरो एक्सीलरेशन है, ये रही। तो कांस्टेंट स्पीड कब होती है? जब उसका वेट और रेजिस्टेंस बैलेंस हो जाए। तो हमने वेट की दोनों वैल्यू बैलेंस निकाली हो जाए। 700 न्यूटन, तो एयर रेजिस्टेंस की भी क्या हो जाएगी? 700 न्यूटन। क्यों? 700 न्यूटन। क्योंकि बैलेंस हो बैलेंस गए है। ना दोनों। यस, ठीक है बेटा। थैंक यू ये सर। आवाज सबको आ रही है क्लियरली? यस क्लियर। तो बेटा यस सर। जिनको नहीं आ रही, फिर उनका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा होगा। अब क्या कर सकते हैं, आज सबका ही डिस्टर्ब है, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में इसको सुन सकें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जिस यस। किसने कहा था ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, उनका भी जरा फीडबैक मैं ले लूँ। आप बता दें बेटा, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? किसी गर्ल ने कहा नहीं था। सर, समझ आ गया। आपका नाम क्या समझ है? आ गया। अलिशबा। ओके, अलिशबा क्लियर है? यस सर। ओके, चलें आगे चलते हैं। सर इसका पार्ट सी देखिएगा, इसमें लिखा हुआ स्पीड निकाले तो हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ लेंगे ना इसका देख लेते हैं बेटा, ग्रेडियंट। अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। सारे में तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। ओके। For the period time t is equals to 0 and time t equals to 12 seconds, determine the speed of the skydiver. सही है, स्पीड निकालनी है। अच्छा यहाँ देखो, अपना क्या नाम है, मिकाल। मिकाल, स्पीड के लिए एरिया नहीं निकालना, ये हमने स्पीड मांगी है इसने हमसे। ठीक है, इसने हमसे डिस्टेंस नहीं मांगा, याद रखो। स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया निकालने से डिस्टेंस मिलता है। हमसे स्पीड मांगी है 0 से 12 सेकंड तक। तो 0 से 12 सेकंड अगर मैं लेता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक स्पीड तो ये हो गई ना बेटा, ये वैल्यू, दिस इज माई स्पीड। ठीक है, वाई एक्सिस पे 54 होती है जी ना। जी। कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस हैं। तो एक 54 है सर बॉक्स, वैल्यू। हाँ, 54। तो ये कितनी हो गई? ये 14 हो गई ना। तो 54, यानी कि 40 प्लस 7, 14, 40 प्लस 14 इज 54। तो ये हो गई 54 मीटर्स पर सेकंड। सही है, यस। ये 40 हो गया, ये 42 हो गया, 44, 46, 48, 40, 50, 52, 54, ये वाली वैल्यू हो गई 54। सही है, क्लियर है सबको? ये आंसर कैसा आया? यस। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा यहाँ तक?
सर यार मुझे अगर दोबारा समझा दें, बीच में आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये देखो, ये हमसे पूछा जा रहा है कि 0 से 12 सेकंड्स तक आप बताइए स्पीड क्या चल रही है। तो ये 0 है, पेन मेरा, ये 0 है, 12 है, इसके बिटवीन ये टाइम गुजरा और इसके बिटवीन आपकी स्पीड कहाँ तक गई है, यहाँ तक गई है। यही कांस्टेंट स्पीड चल रही है ना आपकी, सेम 12 सेकंड तक स्पीड तो सेम रही है। तो आप चेक करें कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 40 से लेकर 60 तक एक बॉक्स जो है वो 2 मीटर पर सेकंड का है। तो बीच में कितने बॉक्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉक्स आ रहे हैं आपके। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से 40 से ये क्या हो रहा है, 7 बॉक्सेस है, तो यानी कि 14 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा आ रहा है। ऑलरेडी आप 40 पे थे, यहाँ तक 40 था, तो 40 प्लस 14 कितना हो गया, 54 हो गया। तो ये Yes, पॉइंट sir. जो है आपका 54, ये पूरी लाइन जो है ना, इस पे आपकी वैल्यू कितनी है स्पीड की, 54 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हो गई। सही है, क्लियर है। Yes, sir. तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 54 मीटर्स पर सेकंड। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर, सर एक क्वेश्चन था बोलिए। सर, अगर इसमें हमें बोला वो होता है कि एक्सेलरेशन निकालें 0 से 12 सेकंड तक, तो फिर हम क्या करते हैं? जीरो, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ग्रेडियंट तो जीरो इस लाइन से यहाँ तक, ये देखो स्ट्रेट लाइन हो गई ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और एक और सर, जैसे अगर इसमें बोला हुआ 0 से 12 सेकंड तक कांस्टेंट है तो हमें पता है, अगर बोलते हैं 0 से 15, तो दोनों दोनों हमारे वैल्यूज में ना स्पीड चेंज हो रही है, तो इससे हम कैसे निकालते हैं? देखो 15 का तो आपसे मांगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कर्व आ रहा है। कर्व के लिए आपको इक्वेशन देनी पड़ती है, इक्वेशन वाले सवाल आपके कोर्स में नहीं है। तो आपको अगर मांगता ना, तो फिर ये वाला सेक्शन मांगता कि भाई 0 से 12 बता दो और 25 से 30 बता दो, क्योंकि यहाँ स्ट्रेट लाइन होती जा रही है ऑलमोस्ट। सही है। स्ट्रेट लाइन है वो। थैंक यू। और तीसरी चीज, एक और भी चीज पूछ सकता है एग्जामिनर, वो कहेगा कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 12 सेकंड, 0 टिल 12 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा। तो हमने पढ़ा है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर अगर डिस्टेंस निकालना तो एरिया अंडर द ग्राफ निकाल लोगे। तो ये पूरा एरिया, वो डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है नीचे। डिस्टेंस दिया हुआ नीचे। जी। हाँ, डिस्टेंस के लिए आपने ये निकालना होगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पर लेंथ आपकी 12 की हो गई और ब्रेथ आपकी 54 की हो गई, तो 12 इंटू 54 करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कितना होता है, 648। 562 होता है ना, 552 मीटर्स हो जाएगा ना, 54 इंटू 12। ठीक है, 650। चलो, यानी कि यहाँ तक अब सबको क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। भाग गया। किसको बोल रहे हो, कौन भाग सुना गया। दिया। मैं तो अभी तक यही हूँ यार, मैं क्यों भागूंगा भाई, 1 घंटा पढ़ाना तुमने। अच्छा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्ट बाकी है कोई भी। यस, स्पीड के बाद फॉरन इसने डिस्टेंस मांग लिया आपसे। डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस आप लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। डिस्टेंस के लिए आपने एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया के लिए लेंथ आपकी 12 हो गई, ब्रेथ आपकी हो गई 54, कितनी हो गई भाई, 540 इंटू 10, 54, 648 है सर। 648। यस, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका हो गया 648 मीटर। ये पूरी कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। देखो पेपर में ये जो एरिया दिया हुआ होता है ना, जगह जो दी हुई होती है कैलकुलेशन के लिए दी हुई होती है, और यहाँ फाइनल आंसर लिखना होता है। तो हमेशा आप भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर जैसे स्पीड आपने अगर ग्राफ से देखो, एक और चीज, फॉर द टाइम बिटवीन टी इज टू डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब क्या है कि आपने कैलकुलेट करना है। टी इज टू 0 to 12 है, तो आपने ग्राफ से देखना। और कहीं पे गिवन होगा ना कि फाइंड आउट यूजिंग द ग्राफ, तो वहां आपने कैलकुलेशन नहीं करनी, वहां पे आपने जस्ट ग्राफ पे मार्किंग करनी है और यहाँ पे आंसर लिख देना है। लेकिन यहाँ डिटरमाइन का, इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि आप कैलकुलेशन करके दो। सही है। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया, यहाँ पे अपने वैल्यू लिखी और फाइनल वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, हमेशा आंसर यहाँ लिखोगे।
कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाओगे, ठीक है, वरना 2 की जगह 1 ही मार्क मिलेगा। तो आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट है द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये हम वर्क एनर्जी पावर में पढ़ेंगे, फिर कर सकते हो आप, अभी इसको रहने दो, यहाँ पर छोड़ दो उसको, सही। नेक्स्ट चैप्टर लिख दो पेंसिल से, इसको मैं रब कर रहा हूँ। As he falls at a constant speed, his gravitational potential energy, फायदा नहीं, आगे चलते हैं। State and explain what happens to the air resistance as the skydiver opens the parachute। अच्छा, ये चीज बड़ी जरूरी है, ये हमने वही टर्मिनल वेलोसिटी वाला केस एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। यहाँ आपको क्या कह रहा है, यहाँ आपको कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट भी करना है, पहले बताना है, फिर इसको समझाना है, दोनों पॉइंट्स हैं। What happens to the air resistance as the skydiver opens his parachute? वैसे बताओ क्या होना चाहिए, कोई बताएगा? सर एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होकर टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। नहीं, पहले एयर सिर्फ पर्टिकुलरली कह रहा है सर व्हाट हैपेंस टू द एयर रेजिस्टेंस। पैराशूट ओपन होगा तो मास बढ़ जाएगा तो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। मास बढ़ जाएगा, मास एरिया बढ़ जाएगा बेटा। सर सरफेस एरिया बढ़ जाए। एग्जैक्टली एरिया सॉरी भाई, ये बंदे ने पैराशूट जब खोला ना, पहले इसका एरिया था ये 1, जब इसने पैराशूट खोला तो अब एरिया बढ़ गया, ये हो गया A2। ठीक है, हमने पढ़ा था जब टर्मिनल वेलोसिटी एक्सप्लेन कर रहे थे, एरिया बढ़ गया। तो हमसे इसने सवाल क्या पूछा, इसने कहा स्टेट। सबसे पहले तो आप स्टेट कर दो कि एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, एयर रेजिस्टेंस will increase ठीक है। उसके बाद आप लिख दो ये पूरी कहानी, as the skydiver opens his parachute। पहले तो ये लाइन लिख दो, air resistance will increase as the skydiver opens his parachute। ये क्या हो गया, यहाँ पर स्टेट हो गया आपका। अब आप लिखते हैं एक्सप्लेन। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, this happened, लिखना शुरू करें, this happened due to increase in surface area which will increase the air resistance। ठीक है, क्लियर है? पहले आपने स्टेट किया, फिर आपने एक्सप्लेन किया। द एयर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एज द स्काई डाइवर ओपन्स द हिज पैराशूट, ये हो गया स्टेट। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है एग्जामिनर, एक्सप्लेन। तो अब एक्सप्लेन करेंगे कि दिस हैपेंड ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया व्हिच विल इवेंचुअली इंक्रीज द एयर रेजिस्टेंस। गॉट इट? एनी क्वेश्चन? चलो, कोई जवाब नहीं? नो सर। ओके, बस यार चीते होगा तुम लोग, सब फौरन समझ जाते हो। ये कॉन्सेप्ट बेटा माइंड में बनाओ, जो जो हमने पढ़ा है वो अप्लाई करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट ही खत्म नहीं हो रहा इसके। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऑन द मोशन ऑफ द स्काई डाइवर ऑफ ओपनिंग द पैराशूट। अब फिर ये कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन, किस बात को स्टेट एक्सप्लेन करना, द इफेक्ट ऑन द मोशन, उसकी मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और द स्काई डाइवर ऑफ ओपनिंग द पैराशूट। अच्छा भाई, कोई बताएगा क्या फर्क पड़ेगा? पहले तो स्टेट कर सर दो। एरिया बढ़ेगा तो एयर रेजिस्टेंस का प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। रेजिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही, वो पार्ट तो 1 हो गया, 2 में वो बात कर रहा है मोशन पे। तो मोशन पे क्या सर फर्क? वो स्काई डाइवर शायद स्लो डाउन हो वेरी गुड, जाएगा। वेरी गुड, सही। सबसे पहले स्टेट आप करेंगे स्लोस डाउन, ही विल, his speed will slow down, मोशन की बात कर रहे हैं ना, his speed will decrease, सही है।
मोशन की बात है, स्पीड विल डिक्रीज, आगे ये तो हो गया स्टेट। एक्सप्लेन क्या करेंगे, हिज स्पीड विल डिक्रीज एज द नेट फोर्स on it as the net force on it will be reduced due to increase in air resistance after opening the parachute। चलिए लिखो तो फिर मैं बताता हूँ कि कैसे ये सारी बात है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, स्टेट हो गया, और ये पूरी हो जाती है एक्सप्लेनेशन। स्टेट क्या हुआ है, स्पीड विल डिक्रीज और ही विल डिसेलरेट, दोनों में से कोई बात कर सकते हैं। स्पीड विल डिक्रीज as the net force on it। net force क्या होती है, रिजल्टेंट। net force की जगह आप रिजल्टेंट फोर्स भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। net force slash resultant force on it will be reduced या decreased due to increase in air resistance, due to increase in air resistance after opening the parachute। ठीक है, सबने लिख लिया ये। अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई पहले ये साफ थे ऐसे, फिर इनका जो है वो एरिया हो गया इतना बड़ा, तो पहले इन पे जो एक वेट तो उतना ही लग रहा होगा ना, पहले इन पे रेजिस्टेंस लग रही थी छोटी, ठीक है। अब जब इन्होंने पैराशूट खोल दिया तो इन पे लग रही है बड़ी वाली एयर रेजिस्टेंस। जब एयर रेजिस्टेंस बड़ी लगी तो पहले इनकी नेट फोर्स थी छोटी, पहले नेट फोर्स क्या थी, W माइनस ए आर इक्वल टू एफ नेट। अब जब ए आर की वैल्यू बढ़ गई तो एयर नेट फोर्स की वैल्यू भी बढ़ गई, सही है। हमने कहा जैसे ही एयर रेजिस्टेंस बढ़ी तो इनकी नेट फोर्स भी बढ़ गई, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस अब बड़ी हो गई है, बड़े में से छोटा माइनस होगा। पहले W बड़ा था तो बड़े में से छोटा W बड़ा था, तो इसलिए हमने कहा कि हिज स्पीड विल डिक्रीज। पहली बात तो हमने कह दी, स्टेट कर दिया कि स्पीड तो कम होगी, पहले से कम हो जाएगी, एज द नेट फोर्स ऑन इट विल रिड्यूस। अब इस पे क्या हो रहा है, नेट फोर्स कम हो गई है, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स कम होने से ये स्लो डाउन हो जाएगा ना, ड्यू टू इंक्रीज इन एयर रेजिस्टेंस इतनी ज्यादा हो गई कि भाई ये जो है वो आराम आराम से नीचे आएगा। एयर रेजिस्टेंस ने पूरा एरिया इसका कवर कर लिया, अब इसको नीचे गिरने नहीं देगी एयर रेजिस्टेंस ना। जब पैराशूट खोलने का मकसद यही होता है ना कि मैं पैराशूट खोल दूं ताकि हर जगह से एयर आ जाए और मैं आराम आराम से नीचे आ जाऊं। तो क्या होगा, एज द नेट फोर्स ऑन इट विल बी रिड्यूस्ड ड्यू टू इंक्रीज इन एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, नेट फोर्स कम हो गई, इस पे कम फोर्स लग रही होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, विच हैपेंड आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट। सही है, क्लियर होती है बात। एनी क्वेश्चन। सर नेट फोर्स क्या होती है? नेट फोर्स क्या होती है, वेरी गुड क्वेश्चन। हमने सेकंड लॉ मोशन में शायद 6-7 बार पढ़ा था, लेकिन फिर देखते हैं। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा अच्छा ठीक है। इसमें लार्जर फोर्स से स्मॉलर फोर्स को माइनस करते हैं, सही क्लियर। तो अब यस सर, थैंक यू। भी कहते हैं, तो लार्जर फोर्स जो होगी उसमें से स्मॉलर माइनस होगी। जो जब क्या हो रहा है, एयर रेजिस्टेंस में बढ़ा दूंगा, एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये इनका डिफरेंस छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, ये ज्यादा थी, ये पहले कम थी, अब ये बढ़ा दी मैंने, तो क्या होगा, आंसर छोटा हो जाएगा। जब आंसर छोटा होगा तो नेट फोर्स खुद ही कम हो जाएगी,
नेट फोर्स कम होगी तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाएगा, जो कि हमने शुरू में लिख दिया। तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हुआ क्योंकि नेट फोर्स कम हुई। नेट फोर्स क्यों कम हुई? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस ज्यादा हुई। एयर रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा हुई? क्योंकि उसने पैराशूट खोल दिया था भाई साहब ने। सवाल को पढ़ो, तो सवाल लिखने का एक तरीका है, साइकोलॉजिकली आप इसको एनालाइज करें कि वर्ड्स क्या हैं। वर्ड्स में का स्टेट, तो सबसे पहले आपने लग दिया स्पीड विल डिक्रीज। ठीक है, क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि नेट फोर्स कम हो गई। नेट फोर्स क्यों कम हुई? क्योंकि इंक्रीज इन एयर रेजिस्टेंस हो गई। एयर रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज हुई? आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ था आफ्टर ओपनिंग द पैराशूट। सही है, क्लियर हो गई बात? जी सर, थैंक यू। ओके, यू वेलकम। बाकी सबको कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो सवाल तुम लोग 10 बार ही पूछोगे, मैं आंसर दूंगा, लेकिन मैं बार बार रेफरेंस ये दे रहा हूँ कि मैंने पहले क्यों बताया था, क्योंकि तुम लोग अटेंटिव होके भी सोचो। कभी कभार मिस भी हो जाता है इंसान से, कोई मसला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछना। जब भी कोई क्वेश्चन हो पूछ लेना फॉर्म। हमारे पास 3 मिनट रहते हैं, हम भी स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेकिन 3 मिनट बाद ही करेंगे क्योंकि फिर दोबारा से 40 मिनट हो जाएंगे। सो लेट्स अवेल एंड यूज दीस 3 मिनट्स। अच्छा भाई, आगे कहता है बाय टी इज इक्वल टू 15 सेकंड्स पैराशूट इज फुली ओपन। 15 सेकंड बाद पूरा पैराशूट खुली है। स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द एयर रेजिस्टेंस आफ्टर टी इज इक्वल टू 15 सेकंड्स। अच्छा, 15 सेकंड बाद क्या हो रही है? 15 सेकंड के बाद तो ये बिल्कुल नीचे आ गई है ना। तो अब क्या होगा? अब जो है वो एयर रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि एयर का प्रेशर ऊपर ज़्यादा होता है, नीचे कम होता है, ऐसे ही। तो जब ये बिल्कुल ग्राउंड के करीब आ जाएगा तो उस पर क्या होगा? इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगी। तो आपने सिंपली क्या लिख देना है? स्टेट कर देना है। स्टेट क्या करेंगे? स्टेट आप करें नाउ the air resistance will or reduced as, ये होगी स्टेटमेंट। अब आ गई एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं, एक्सप्लेनेशन हेडिंग नहीं देनी, बस मैं बता रहा हूँ बाइफिकेट कैसे करते हैं। एज द ऑब्जेक्ट will get closer to the ground level, hence its speed will decrease gradually। ठीक है, आखिरी की जर्नी बता रहा है कि बिल्कुल जब नीचे आ गया टी इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स के पास, तो क्या हो रहा है? तो हम कह रहे हैं कि भाई इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इस पे एयर रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्लोजर टू ग्राउंड हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा होगा? अब उसका वेट ज्यादा एक्ट कर रहा होगा एज कम्पेयर टू द एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि अब ये अर्थ की सरफेस से करीब आ गया ना। तो क्लोजर टू ग्राउंड आ गया, या क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ भी लिख सकते हो उसको। ज्यादा बेहतर है, ग्राउंड से बेहतर है, इसको लिखो क्लोजर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब अर्थ की अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रही होगी इसमें। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन? सर अगर इसमें नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं आती और ऊपर से एयर रेजिस्टेंस भी खत्म हो जाती, तो मतलब वो आदमी डायरेक्ट नीचे आके बहुत जोर से गिरेगा ना, लाइक जैसे जैसे वो अगर लैंड कर रहे हैं पैराशूट से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना जो उसको बैलेंस में रख रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करेगी। तुम क्या कह रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी ना हो और एयर रेजिस्टेंस भी ना हो, दोनों